हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रिंस रिसर्च के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और हम इस वैदिक काल को यानी कि वैदिक सभ्यता को प्रश्नों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इससे पहले की जो सीरीज है हमारी, हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में ये आज का सेशन में मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। चलिए बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। बच्चों, ये भारत का एकमात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि कॉलेज की तैयारी के साथ साथ आप लोगों को IAS एंड RAS की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। यानी कि अब आपको 12th के बाद ही आपको कॉलेज की पढ़ाई भी आपके साथ साथ चलेगी, प्लस इस पढ़ाई के साथ साथ आप लोग IAS और RAS की तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, फर्दर अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। वैदिक काल को किसमें शामिल किया जाता है? पहला है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी आदि इतिहास, सी इतिहास, डी विश्व इतिहास। यानी कि ये जो वैदिक काल का जो पीरियड है उसको हम लोग किस काल में मानते हैं, किस काल में इसको स्वीकार किया जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। क्या है बच्चों? ये प्रोटो हिस्ट्री यानी कि वैदिक कल्चर को प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में शामिल किया जाता है। एक बार इन दोनों इतिहास के इन क्रमों को, कालों को हम लोग बार समझ लेते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। इसका उत्तर तो बच्चों बी हो जाएगा। समझते हैं। देखिए, इतिहास को बच्चों समझने के क्रम में यानी कि अध्ययन के क्रम में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं और इन्हीं से, पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इस काल में किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसे काल को किस में रखा जाएगा? ऐसे काल को रखा जाएगा प्रागैतिहासिक काल में यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में। सेकंड पार्ट है आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जिस काल की जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं और इन्हीं से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है, साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इस काल के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा, रिटन एविडेंस मौजूद हैं, किंतु अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए उनको किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास में। और वैदिक कल्चर को किस में रखते हैं हम लोग? वैदिक कल्चर को भी प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है, वैदिक काल को। थर्ड, इतिहास उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक मौजूद है, इससे जानकारी भी प्राप्त होती है, प्लस इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? ओके, ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है। यानी कि इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने इन 3 पार्ट या 3 कालों में डिवाइड किया है। चलिए, यानी कि प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मैक्स मूलर, सी गिल्स, डी व्हीलर। बच्चों, ये जो प्रश्न ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि कई विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मत हैं कि आर्य क्या भारत के निवासी थे, क्या आर्य भारत में किस देश से आए थे या किस क्षेत्र से उन्होंने भारत की ओर आगमन किया था। तो एक विद्वान है जिसने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। उस विद्वान का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर वो विद्वान है जिन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और इन्होंने मध्य एशिया से भारत की ओर आगमन किया था। और ये सबसे प्रसिद्ध विचार माना जाता था आज से कुछ वर्षों पूर्व तक। लेकिन
हाल ही में कई स्रोतों के आधार पर भारत सरकार ने यह निर्देश भी दिया है, यह संदेश भी दिया है कि आर्य भारत के नहीं, यानी कि विदेशी नहीं बल्कि भारत के निवासी थे। लेकिन चूंकि हमको अध्ययन करना है, अध्ययन करने के लिए जानना भी आवश्यक है कि इनके आगमन से संबंधित कौन कौन से मत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो कि भारतीय विद्वान है, इन्होंने कहा कि ये कहाँ के निवासी थे? आर्कटिक के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्कटिक के निवासी थे। इसका आधार क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ऋग्वेद में एक जगह एक व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होती है, और पूरी पृथ्वी पर एकमात्र स्थल कौन सा है? आर्कटिक, यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे, वहीं से उन्होंने आगमन किया भारत की ओर। ओके, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। और बच्चों, मैक्स मूलर ने ये आधार कैसे दिया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, एक अभिलेख है बोगज कोई, बोगज खोई या बोगज कोई अभिलेख माना जाता है। इस बोगज कोई अभिलेख में जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है उसमें 4 देवताओं की चर्चा की गई है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। उस अभिलेख में किसकी चर्चा की गई? 4 प्रमुख देवताओं की चर्चा की गई, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। वहीं ऋग्वेद में भी, क्योंकि ऋग्वेद किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन से? इंद्र है, मित्र है, नासत्य और वरुण है। तो इस आधार पे मैक्स मूलर ने कहा कि अभिलेख कहां से मिला है? मध्य एशिया से मिला है। और मध्य एशिया के जो लोग थे जिनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। वहीं जो भारत के जो आर्य हैं उनके ग्रंथ ऋग्वेद में भी क्या मिला है? प्रमुख देवता के बारे में, इंद्र के बारे में मिला है। यानी कि दोनों लोग सेम हैं और मध्य एशिया से ही आर्यों ने भारत की ओर आगमन किया है। ओके, इस आधार पे उन्होंने क्या कहा है? मैक्स मूलर ने इस अभिलेख के आधार पे उन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। क्लियर है? ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको कुछ पुस्तकों में ये नहीं मिलेगा और कुछ पुस्तकों में आज भी कई सारे सिद्धांत मिलते हैं कि मध्य एशिया से हैं, रूस से है, यूरोप से है, फ्रांस से है, तिब्बत से है। जैसे तिब्बत के बारे में जो भारतीय विद्वान है दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा है कि आर्य तिब्बत के निवासी थे और वहां से उन्होंने भारत की ओर आगमन किया है। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आर्य विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे। इसका एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि देखिए हमारा जो इतिहास है उसको सबसे पहले किसने लिखने का कार्य किया था? हमारे इतिहास को सबसे पहले जो साम्राज्यवादी विचारक हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। और साम्राज्यवादियों ने सबसे पहले कहा कि प्राचीन काल के जो शासक थे वो कौन थे? आर्य थे। और इन आर्यों को उन्होंने विदेशी घोषित किया है। दूसरा, मध्यकाल में शासक कौन थे? मुस्लिम, ये भी कौन थे? विदेशी थे। तीसरा, आधुनिक काल में शासक कौन है? ब्रिटिश, ये भी कौन है? विदेशी। तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार विद्वान, उन्होंने जानबूझ करके आर्यों को भी विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है, ताकि जो विदेशी विद्वान हैं, साम्राज्यवादी विद्वान है, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई शासक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये भारत जो है प्राचीन काल में भी गुलाम था, मध्य काल में भी गुलाम था, आधुनिक काल में भी गुलाम है। यानी कि इसके भाग्य में गुलामी लिखी हुई है। लेकिन अभी नए शोधों के आधार पर भारत सरकार ने कहा, चूंकि वो इतिहास साम्राज्यवादी विचारकों ने जानबूझ करके लिखा था ताकि जो लोग हैं भारत के वो इस बात को स्वीकार कर लें कि यस, हम लोग गुलाम हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते, और हमारे ऊपर प्रत्येक काल में, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, शासन हमेशा विदेशियों ने किया है। इसीलिए उन्होंने आर्यों को भी विदेशी बताया। लेकिन भारत सरकार ने मना किया है
और नए शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि आर्य विदेशी नहीं बल्कि भारत के निवासी थे। क्लियर है बच्चों? चलिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है बी, मैक्स मूलर। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, यहां से भी कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ये देखिए, आप चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये मध्य एशिया का पार्ट है जिसमें आर्यों को घोड़े और रथ के साथ दिखाया गया है और ये प्रवेश करते दिखाया गया। इस वे से वो लोग यहाँ आए थे और ये जो चिन्ह है ये किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। और इस चिन्ह के माध्यम से इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता भारत के रहने वाले लोग थे उस समय, और इस हड़प्पा सभ्यता का पतन किसने किया है? आर्यों ने किया है। तो ये मत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों? ये प्रस्तुत किया गया था व्हीलर महोदय के द्वारा। इससे पहले के सीरीज में मैंने आपको बताया भी था। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य किस क्षेत्र में स्थापित हुए? सप्त सिंधु, गंगा घाटी, ईरान, तिब्बत। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यूपीएससी और आरएस के द्वारा प्रश्न कभी कभी बहुत सिंपल और साधारण लगता है, लेकिन साधारण प्रश्न भी कभी कभी बच्चों को फंसा देता है। जैसे ये प्रश्न फंसाने वाला है। प्रश्न क्या पूछा है? ऋग्वेदिक आर्य किस क्षेत्र में स्थापित हुए? सप्त सिंधु, गंगा घाटी, ईरान और तिब्बत। इसको समझने से पहले आप समझिएगा ऋग्वेदिक आर्य, यानी कि आप ये समझिएगा वैदिक काल कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों? वैदिक काल 2 पार्ट में, एक है ऋग्वेदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। अब मैंने इसको अलग क्यों किया? अलग जानबूझ के किया है क्योंकि वैदिक काल का पीरियड क्या होता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन ये ऋग्वेदिक का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, अब देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है? ऋग्वेदिक आर्य, यानी कि जो आरंभिक आर्य हैं, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के, उनका क्षेत्र कौन सा था? तो उनका क्षेत्र है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों के क्षेत्र में आर्य सबसे पहले स्थापित हुए थे। ओके, और ये जो उत्तर वैदिक आर्य है, ये जो आर्य हैं वो कहाँ स्थापित हुए? वो सप्त सिंधु में भी स्थापित हुए और गंगा घाटी में भी। यानी कि अगर मैं ये पूछता कि वैदिक आर्यों का क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो उत्तर में सप्त सैंधव भी होता और गंगा घाटी भी होता। लेकिन प्रश्न क्या है? ऋग्वेदिक आर्य, यानी कि आरंभिक आर्य, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सप्त सैंधव हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ऋग्वेदिक काल में आर्य कहां तक सीमित थे? सप्त सिंधु तक। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों ने आगे की ओर प्रस्थान किया, आगे की ओर जंगलों को साफ किया और वहां अपनी सभ्यता को विकसित किया। कहां पर? गंगा घाटी में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सप्त सिंधु। चलिए, इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने आ गया मैप। चलिए, ये है सप्त सैंधव क्षेत्र। यहां पर ऋग्वेदिक आर्य लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक यहां तक रहे थे। अब एक मन में आपके सवाल भी आया होगा कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि ये जो ऋग्वेदिक आर्य हैं, इस क्षेत्र के साथ साथ वो आगे की ओर बढ़े, गंगा घाटी की ओर। तो वो चमत्कार बच्चों कुछ और नहीं बल्कि लोहे के उपकरण हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक आर्यों ने लोहे के उपकरणों का प्रयोग करना आरंभ किया और इसी लोहे के उपकरणों के माध्यम से उन्होंने गंगा घाटी के जंगलों को साफ किया और अपनी बस्तियों को यहां से यहां तक पूरा बसाना आरंभ किया। क्लियर है बच्चों? यानी कि पहले हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सप्त सैंधव। ओके, अगर प्रश्न ये आता है कि जो वैदिक काल के आर्य थे उनका सीमा क्षेत्र क्या था, ध्यान रखिएगा सप्त सिंधु प्लस गंगा घाटी भी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान,
सभी वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। वेदों को संकलन के उपरांत महाकाव्य कहा गया है। सही कथनों का चयन करें। A1, B2, 3, C3 और D सभी सही हैं। यानी कि हमें जो 3 कथन दिए गए उनमें से देखना है कि सही कौन सा है। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ट्रिकी है और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है वेद का अर्थ होता है ज्ञान, एकदम सही। पहला कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल सही है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। दूसरा, सभी वेदों को त्रयी भी कहा जाता है, गलत। ध्यान रखिएगा, हमारे कितने वेद है बच्चों? हमारे वेद हैं 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, ध्यान रखिएगा, ये त्रयी जो शब्द है, त्रयी चारों वेदों को नहीं, मात्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी, यानी कि तीनों वेदों को मिलाकर के त्रयी कहा जाता है। इस त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। तीसरा, वेदों को संकलन के उपरांत महाकाव्य, नो। महाकाव्य बच्चों ध्यान रखिएगा 2 ही हैं, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत, जिनको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन भी गलत है। वेदों को संकलन के उपरांत क्या कहा जाता है? महाकाव्य नहीं, कहा जाता है संहिता। और वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था बच्चों? ये किया गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। क्लियर? चलिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A1, ओनली 1 सही है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यानी कि कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों में 1028 सूक्त हैं। वेदों के 2 से 7 मंडल प्राचीन हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। सही कथनों का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3, D सभी सही हैं। चलिए, ये टोटली फैक्चुअल सवाल है, देखते हैं उत्तर क्या होगा। पहला एकदम सही है, ऋग्वेद, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें कितना है? 1028 सूक्त है, एकदम सही है। वेदों के 2 से 7 मंडल प्राचीन है, एकदम सही है। ध्यान रखिएगा, टोटल मंडल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके 2 से लेकर के 7 जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, एकदम सही है। बाकी 1, 8, 9, 10 इनको परवर्ती माना जाता है, इनको यानी कि बाद में जोड़ा गया था, ये भी सही है। 10वें मंडल में पुरुष, यस ये भी सही है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, यानी कि इसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से पता चलता है कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि पुरुष सूक्त से पता चलता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा या ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। किस किस की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। क्लियर? यानी कि ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सभी सही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद को यूनेस्को की विश्व मानव विरासत सूची में रखा गया है। सही कथन का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3, D सभी सही हैं। एक बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7 प्राचीन है, 1, 8, 9, 10 ये परवर्ती है, यानी इनको बाद में जोड़ा गया। या आप ये भी कह सकते हैं ये सबसे नए हैं मंडल।
तो ये एकदम सही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी मंडल हैं लगभग ज्यादातर मंडल 2 से लेकर के आगे जो मंडल है वो किसी ना किसी ऋषि से संबंधित माने जाते हैं। तो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र से संबंधित माना जाता है, चौथा मंडल वामदेव ऋषि से माना जाता है। ऐसे करके हर मंडल किसी ना किसी ऋषि से संबंधित माना जाता है। दूसरा है, ये गलत स्टेटमेंट। ऋग्वेद का नवा मंडल अग्नि से नहीं बच्चों, किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अग्नि है, ऋग्वेद का जो आरंभिक श्लोक है पहला मंडल का, पूरे ऋग्वेद का जो पहला श्लोक है वो किसको समर्पित है? अग्नि को। इस फैक्ट को याद रखेंगे कि ऋग्वेद का जो पहला श्लोक है, जो सूक्त है, वो किसको समर्पित है? अग्नि को। और अग्नि को क्यों समर्पित है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, अग्नि ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते थे और अग्नि को मानव और देवताओं के बीच में मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ माना जाता था। ये बहुत प्रमुख देवता माने थे। तो दूसरा तो गलत हो गया, कोई नवा मंडल किससे है? सोम से है। तीसरा एकदम सही है। अभी हाल ही में ऋग्वेद को यूनेस्को की विश्व मानव विरासत की सूची में शामिल किया गया है। एकदम सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि इसमें हमको ये देखना है बच्चों कि ये वेद है और वेद से संबंधित उसका उपवेद, यानी कि कौन सा ये जो मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, यानी कि ऋग्वेद वेद है, उसका संबंधित उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। एकदम सही है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। एकदम सही है। यजुर्वेद का शिल्पवेद नो। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। यानी कि ये दोनों गलत हैं और हमको क्या चुनना था? हमको चुनना था सही सुमेलित कौन कौन से हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A 1 और 2, यानी कि ऋग्वेद और सामवेद, ये वाली लाइन सही है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? A। देखिए ये पूरे उपवेद की लिस्ट है। यहाँ पर है वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और ये किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद वेद है, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। ये किससे संबंधित है? संगीत कला से संबंधित है। यजुर्वेद उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यह युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्पवेद उपवेद है इसका, यह शिल्प संबंधी ज्ञान से संबंधित है। यानी कि ये जो आपके सामने माइंड मैप जो बना हुआ है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न और भी प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अभी तक हमने क्या पूछा था? हमने पूछा था ये वेद, इसका कौन सा उपवेद है। हो सकता है कि आके ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से गंधर्व वेद या धनुर्वेद किस विषय से संबंधित है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदांग को वेदों का सहायक ग्रंथ कहा जाता है जिसकी रचना देवताओं ने के द्वारा की गई है। विष्णु पुराण से मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत वंश के राजा सुदास ने परशुनी नदी के किनारे दासराज युद्ध में विजय प्राप्त की। सही कथनों का चयन करें। A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D सभी सही हैं। चलिए अगेन एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ एक में कॉन्सेप्ट है, 2 में फैक्चुअल है। पहला है कॉन्सेप्ट का। देखिए वेदांगों को वेदों का सहायक ग्रंथ कहा जाता है, एकदम सही है। यानी कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, एकदम सही बात है। लेकिन 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 एक इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो वेदांग है ये तो सही है कि सहायक ग्रंथ है, लेकिन इसकी रचना देवताओं ने नहीं की। किसने की है? मानव के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई बच्चों? मानव के द्वारा। ट्विस्ट यही था। ध्यान रखिएगा, वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने की है, ये माना जाता है। और वेदांग की रचना की है, वेदांग की रचना की मानव ने,
और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वेदों को समझने के लिए, यानी कि वेदांगों को वेदों का सहायक ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं की सहायता से वेदों को मानव के द्वारा समझा गया है। क्लियर? लेकिन इस प्रश्न में ये गलत है, रचना देवताओं ने नहीं की, किसने की है? मानव ने की है। दूसरा एकदम सही है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे पुराण कितने हैं? हमारे पुराण है 18, और इन 18 पुराणों में से कई पुराणों से कई वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि विष्णु पुराण से मौर्य के बारे में, मत्स्य पुराण से सातवाहन के बारे में, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है अगली बार पूछा जाए कि मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। क्लियर? चलिए अगला, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, भरत वंश के राजा सुदास ने परुष्णी, वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है रावी नदी। और इसी नदी के किनारे राजा सुदास ने दासराज युद्ध, यानी कि दासराज युद्ध में राजा सुदास के अपोजिट में कौन थे? राजा सुदास के अपोजिट में 10 राजाओं का एक ग्रुप था, एक संगठन था, जिसमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। इसमें थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी दासराज युद्ध में 2 प्रमुख ऋषि हैं। एक है वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ने राजा सुदास का समर्थन किया था, सहयोग किया था। वहीं उस 10 राजाओं के संगठन का सहयोग ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यानी कि वहां से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस ऋषि के द्वारा दासराज युद्ध में 10 राजाओं के संगठन का सहयोग किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? विश्वामित्र। क्लियर है? और महर्षि वशिष्ठ ने किसका किया था? राजा सुदास का। चलिए, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, यानी कि बी, पहला गलत है। अगला प्रश्न, निम्न को बढ़ते क्रम से लगाइए। यानी कि आपके सामने ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, ग्राम, कुल, विश, जन। सही कूट का चयन करें, यानी कि ए में 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 4 3 2 1। यानी कि आपके सामने ये जो वैदिक काल की कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं, इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाया कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि अब देख, हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक इकाइयों से। यानी कि वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी बच्चों? वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता है। यानी कि किसको माना जाता है? कुल को। और कई कुल से क्या बनता था? ग्राम बनता था। और कई ग्राम से क्या मिलके बनता था? विश्व बनता था। और कई विश्व से मिलके क्या बनता था? जन बनता था। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? 2 1 3 4, बी उत्तर हो जाएगा। यानी कि सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा? परिवार, यानी कि कुल 1 2 3 एंड 4, यानी कि 2 1 3 4। ओके, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो सर्वोच्च इकाई मानी जाती, क्या मानी? जन मानी जाती। क्या मानी जाती है? जन। ओके, और जन के बाद उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही हो जाता है जनपद। यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण की बात करेंगे तो सर्वोच्च इकाई क्या हो जाएगी? जनपद। और जब महाजनपद काल में पहुंचेंगे तो सर्वोच्च इकाई क्या हो जाएगी? महाजनपद। लेकिन सबसे छोटी इकाई तब भी क्या थी? परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जनपद, और 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद। क्लियर है? लेकिन इस प्रश्न का जो डिमांड है, उस प्रश्न के आधार पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 1 3 एंड 4। चलिए, ये आज का हमारा सेशन था बच्चों। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट, और हमारे इस चैनल को लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं या कुछ जानने वाले लोग हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको इससे मदद प्राप्त हो या उनको सहयोग प्राप्त हो। चलिए बच्चों, थैंक यू एंड सो मच।